and upload information about any non-recyclable e-waste और any quantity which is not recycled and disposed of। अब ये रिसाइकल का काम तो रिसाइकलिंग का है, ठीक है, यानी जो ई वेस्ट आ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, सोलर भी चीजें आ रही है, रिसाइकलिंग का काम है। अगर लेकिन इसके पास जो वेस्ट आया है उसमें उसने सपोज आप कंसिडर करो कि 90% उसने रिसाइकल कर लिया, लेकिन सम ऑफ द ई वेस्ट ही कुड नॉट रिसाइकल, तो यानी नॉन रिसाइकल्ड भी मटेरियल उसके पास पड़ा रहेगा क्योंकि वो रिसाइकलिंग नहीं कर पाया, कुछ अमाउंट ही कुड नॉट रिसाइकल। तो फिर क्या होगा, तो ये भी इंफॉर्मेशन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देना पड़ेगा कि दिस मच अमाउंट हैज स्टिल केप्ट ऑन द साइट which is not recycled due to any other reasons, that will be communicated to pollution control board। और तो ये जो बोल रहा है कि ये देखो उसका अकाउंट रखना है, यानी सारी इंफॉर्मेशन कितना क्वांटिटी है वगैरह, और वो इंफॉर्मेशन अपलोड करना है। जिसका रिसाइकल नहीं हो पाया है, जो ई वेस्ट का रिसाइकल नहीं हो पाया उसकी भी इंफॉर्मेशन देना है। रिसाइकल किसका हो रहा है उसकी तो देना ही है इंफॉर्मेशन, जिसका नहीं हुआ उसकी भी इंफॉर्मेशन अपलोड करना है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। विच इज नॉट रिसाइकल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ, यानी जिसका रिसाइकल भी नहीं हुआ और डिस्पोजल भी नहीं हुआ। तो फिर अगर कोई थर्ड और कोई रिसाइकलर है उसके पास ये नॉन रिसाइकल्ड ई वेस्ट को कैन बी रूटेड टू दी डिफरेंट रिसाइकलर। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन यू हैव टू टेक दी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन द लूप, यानी ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है और हम इधर अपने ही लेवल पे करते जा रहे हैं। जो भी चीज कर रहे हैं वो उसकी सारी जानकारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देना है और उनके अप्रूवल आने के बाद ही सामने बढ़ना है, समझ गए। अगर आपके पास कुछ नॉन रिसाइकल प्रोडक्ट बचा हुआ है और आप डिस्पोजल भी नहीं कर पा रहे हैं तो और आप चाह रहे हैं कि यस देयर इज सम अदर रिसाइकलर हु हैज द फैसिलिटी and the equipment and the resources to carry out the disposal and the recycling of ये जो बचा हुआ प्रोडक्ट का है। लेकिन पहले आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बता दो, वो जब आपको ग्रीन हरी झंडी देते हैं तब आप आगे बढ़ो, नहीं तो फिर क्या है आप करते रहोगे कुछ, बाद में उन्होंने मना कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट, कि अगर नॉन रिसाइकल्ड भी प्रोडक्ट है उसकी भी इंफॉर्मेशन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पोर्टल पे अपलोड करना है। टेक हेल्प ऑफ डिसमेंटलर्स फॉर रिसाइकलिंग पर्पसेस, यानी जो रिसाइकलर की रिक्वायरमेंट है, हम अभी भी रिसाइकलर का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये अभी भी हम रिसाइकलर की पढ़ ले 6 के बाद ये अप टू 10। तो 10 है टेक हेल्प ऑफ डिसमेंटलर फॉर रिसाइकलिंग पर्पस। डिसमेंटलर का मतलब जैसे अभी आपके कोई भी ई वेस्ट साइट के ऊपर जा रहा है और आप देख रहे हैं कि अलग अलग साइज के आपके यहाँ ई वेस्ट है, कंप्यूटर्स है, दूसरे भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिकल है, कुछ पैनल्स हैं, तो आप देख रहे हैं कि हार्ड प्लास्टिक से बने हुए हैं या फिर मेटल पार्ट भी है उसमें, तो उसको तो डिसमेंटल करना पड़ेगा। डिसमेंटल का मतलब ब्रेक करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए और कोई डिसमेंटलर भी एक तरह की कोई एजेंसी है या कोई कंपनी या किसी को आपने सब कुछ डिसमेंटलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, या फिर रिसाइकलर ने ही कोई डिसमेंटलर हायर करके रखा हुआ है उस काम के लिए। तो ये जो रिसाइकलर है ऑन हिज ओन we can act as a dismantler or he or she can hire the dismantler, यानी जो ये काम करेगा ब्रेकिंग वगैरह का। तो डिसमेंटलर की हेल्प लेना है। रिसाइकलर के पास अगर नहीं है लेबर या और भी रिसोर्सेस नहीं है तो वो कोई थर्ड पार्टी या कोई दूसरी एजेंसी को काम दे सकता है डिसमेंटलिंग का। तो उसकी हेल्प लेते हुए ये काम आगे बढ़ाना है रिसाइकलिंग का। लेकिन इसमें एक कंडीशन डाल दिया है, प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the recycler to ensure proper material flow to and from those dismantlers, and the dismantler shall give dismantled material to registered recycler only, and maintain record of the same। For example कि आपका रिसाइकलिंग का यूनिट है या प्लांट है और आपके पास काफी ई वेस्ट आया है एक, या फिर आप उसी साइट के ऊपर डिसमेंटलिंग कर रहे हैं या फिर डिसमेंटलर का भी साइट आपके ही साइट के बाजू में है, आपका वेस्ट पहले वहां जा रहा है और डिसमेंटलिंग के बाद
रिसाइकलिंग यूनिट में आ रहा है। तो ये डिसमेंटलर को तो आपने हायर किया है, पर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रिसाइकलर की रहेगी, ना कि डिसमेंटलर की। यानी कुछ भी होता है, एक्सीडेंट हो रहा है, या रिकॉर्ड मेंटेन करना है, या फिर रिसाइक्लेबल मटेरियल कितना है, नॉन रिसाइक्लेबल कितना है, ये सब जिम्मेदारी जो है वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रिसाइकलर की है। हालांकि उसने अपना काम आउटसोर्स किया होगा इस डिसमेंटलर को, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कम है, ज्यादा जिम्मेदारी इसकी है। और डिसमेंटलर क्या करेगा, वो डिसमेंटल करने के बाद सारा जो मटेरियल है वो इस रिसाइकलर को वापस कर देगा, ठीक है। और रिकॉर्ड भी मेंटेन, यानी डिसमेंटलर डिसमेंटलर का मतलब ये जो ब्रेकिंग वगैरह करते हैं, तोड़ने उड़ने का काम, तो वो तो रिसाइकलर ने उसको काम दिया था, तो वो अपना काम करके वो सब मटेरियल उनको वापस कर देगा, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा। लेकिन ये सब जो भी कार्य हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसाइकलर की ही रहेगी, ना कि डिसमेंटलर की। हाँ, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट होता है, फॉर एग्जांपल डिसमेंटलर के साइट के ऊपर एक्सीडेंट हो रहा है, और वो डिसमेंटलिंग का वर्क रिसाइकलर ने दिया था उसको, ठीक है। जो आप बोलेंगे कि पेरेंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल बी दी रिसाइकलर, समझ रहे हैं। अगर एक्सीडेंट होता है तो डिसमेंटलर जो है उसकी ये जिम्मेदारी कि वो जल्दी से जल्द तुरंत रिपोर्ट करे कि यहाँ इस तरह का कैजुअलिटी हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकता, इसलिए एक्सीडेंट रिपोर्टिंग के हम स्लाइड देखे थे, उसमें लिखा हुआ था कि डिसमेंटलर को भी, अगर डिसमेंटलर के सामने कहीं एक्सीडेंट होता है तो ही हैज टू आल्सो इन्फॉर्म अबाउट दैट एक्सीडेंट थ्रू ईमेल है या टेलीफोन, जो भी वहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। लेकिन और फाइनल अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसाइकलर की रहेगी। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो डिसमेंटलर ऐसे हाथ पे हाथ धरा नहीं रहेगा, उसको वो इन्फॉर्म करना है, यानी वो ये भी लीगल रिक्वायरमेंट है। चाहे आपको एक बार ये देखिए, ये जो एक्सीडेंट रिपोर्टिंग में उन्होंने सबका ही नाम डाल दिया है, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, ट्रांसपोर्टर, डिसमेंटलर, रिसाइकलर। तो एक्सीडेंट के इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा है, जिसके सामने भी एक्सीडेंट होगा वो उसका काम रिपोर्ट कर। अगर डिसमेंटलर डायरेक्टली ही इज नॉट इन कम्युनिकेशन विद दी एसपीसीबी, तो ये डिसमेंटलर ये रिसाइकलर को बताएगा। हाँ, ठीक है। कहाँ तक आए हम लोग? तो ये हो गया। अभी हम लोग आ रहे हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स, यानी जो सोलर सेल्स हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। तो ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स, दीज रूल्स का मतलब e-waste management rules 2022, these rules also shall be applicable to solar photovoltaic modules, यानी सोलर सेल्स बोल दीजिए, सोलर सेल्स है, पैनल्स है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो क्या क्या प्रोविजन है इसमें देखते हैं। एवरी मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर ऑफ सोलर सेल्स, ठीक है, और मॉड्यूल्स और पैनल्स शाल एंश्योर रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल। तो जो भी सोलर सेल्स वगैरह का वेस्ट को हैंडल कर रहा है, या उसका सोलर का वेस्ट जो है उसका प्रोसेसिंग या फिर रिसाइकलिंग या डिसमेंटलिंग वगैरह, तो उस वो जो वॉट एवर दैट एजेंसी हैज टू रजिस्टर ऑन दी एसपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और अगर यूनियन टेरिटरी में होगा तो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के पास रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो यही काम करना है, कोई भी काम करने के पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे अपन शॉप भी खोलते, कोई दुकान या कोई बिजनेस, तो भी हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आप एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज करना चाहते हैं, कोई भी, इफ यू वांट टू और वेंचर इनटू एनी बिजनेस रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट, या और कोई भी बिजनेस, तो आपको तो लोकल गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी रजिस्ट्रेशन करना है। उसके सिवाय वो आप अथॉराइज नहीं रहेंगे। बिजनेस
कैरी करने के लिए, रन करने के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद जो आपका स्टोर सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स पैनल्स और सेल्स वेस्ट generated up to the year 2034-35 as per the guidelines laid down by the Central Pollution Control Board in this regard। तो अभी इन्होंने शायद ये नया चीज डाला हुआ है, शायद पहले नहीं था, है कि फॉर एग्जांपल कि सोलर वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसमें पैनल्स हो गए, सेल्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, जो भी है। और अभी अगर देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको डिसमेंटल करने के लिए या रिसाइकलिंग करने के लिए, तो अभी क्या करना है फिर? तो उसको और उसके लिए गाइडलाइन नहीं था अभी तक। देयर वाज नो गाइडलाइन इन इंडिया हाउ टू हैंडल ई वेस्ट, ये सॉरी सोलर वेस्ट। तो इसलिए अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट डाल दिया कि कम से कम अगर इसका रिसाइकलिंग नहीं हो सकता तो द वन हु इज प्रोड्यूसिंग या द मैन्युफैक्चरर जो है या जो प्रोड्यूसर है वो कम से कम ये जो सोलर वेस्ट उसके पास वापस आएगा थ्रू ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूल के हिसाब से उसके पास वापस आएगा, तो वेस्ट तो काफी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि रिसाइकलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है ही नहीं। और अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल्स विथ रिगार्ड टू सोलर सेल्स मॉड्यूल्स एंड पैनल्स वगैरह। तो क्या है कि आप कम से कम उसके पास वेस्ट आ रहा है तो वो 2035 तक ये वेस्ट को स्टोर करके रख सकते हैं अपने साइट पे, चाहे तो उसका रिसाइकलिंग ना हो न रीयूज हो रहा हो, लेकिन कम से कम वो स्टोर करके रखें। यानी ये तो क्लियर अब गाइडलाइन है, कुछ भी नहीं कर रहे हो लेकिन अपने साइट में रखो, ये रिक्वायरमेंट है। और ये अभी इसमें काफी गाइडलाइन आएगी। अब देखो ये जो गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इसमें जैसे जैसे समय जाएगा उसमें दे विल रिफाइन देयर गाइडलाइन। सीपीसीबी जो है अभी सपोज कुछ गाइडलाइन होगी उसको और रिफाइन करते जाएंगे। और ये अगर जो लोग सोलर में काम कर रहे हैं तो उनको रेफर करते रहना पड़ेगा कि व्हाट आर दी लेटेस्ट गाइडलाइन, सीपीसीबी गाइडलाइंस विथ रिस्पेक्ट टू सोलर वेस्ट। ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एंश्योर दैट द प्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट अदर देन सोलर फोटोवोल्टाइक, यानी अदर देन सोलर वेस्ट जो भी होगा, जैसे अगर आपका सोलर प्लांट है, सोलर पैनल वगैरह आपने लगाया है कहीं, तो सोलर का तो वेस्ट जनरेट हो रहा है, लेकिन उसी प्लांट पे देर में भी देर माइट बी अदर वेस्ट ऑल्सो ना, अदर देन सोलर वेस्ट। तो फिर उस वेस्ट का वो किस रूल में आएगा? इट्स मैनेजमेंट फ्रॉम द कलेक्शन सेग्रीगेशन टू डिस्पोजल, तो वो भी इसी रूल के अंतर्गत आएगा, लेकिन वो सोलर वेस्ट में नहीं रहेगा। इफ इट इज नॉट अ सोलर पैनल, सोलर सेल या सोलर मॉड्यूल नहीं है, लेकिन अदर देन दैट है, तो वो भी इस रूल में आएगा। लेकिन ये जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आएगा वो। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक में आएगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, लेकिन ये ई वेस्ट में ही आएगा। नॉट नेसेसरीली ई वेस्ट है, क्योंकि अगर दूसरा भी स्क्रैप निकल रहा होगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा, फिर कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट वगैरह में भी जा सकता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वेस्ट। अगर वो ई वेस्ट में आ रहा है तो आप ई वेस्ट बोलेंगे, और अदर देन ई वेस्ट बाद में आपको देखना पड़ेगा कि ये CND में आ रहा है, बायोमेडिकल तो नहीं होगा, और या दूसरे वेस्ट में। ठीक है। बाद में जो पोर्टल बोला है, पोर्टल यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके पोर्टल के ऊपर इन्वेंट्री ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स पैनल्स और सेल शैल बी पुट, यानी आपके ऊपर कितने सोलर सेल्स हैं, कितने काम कर रहे हैं, हाउ मच हैज बीन डिस्कार्डेड, और फिर आपने अपने साइड से कितने मूव किए हैं या किसी रिसाइकलर को दिए हैं या डिसमेंटलिंग को दिए, यानी सारी जानकारी, whatever information you have with respect to the handling of solar waste, वो इन्वेंट्री जो है यानी आप प्रेजेंट स्टेटस of the solar waste on your site has to be uploaded, that information has to be uploaded on the pollution control board की वेबसाइट।
तो ये जो इन्वेंट्री का मतलब सारी तरह की सारी इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टोरेज, ठीक है, वो आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बताएंगे। Comply with the standard operating procedure and guidelines laid down by the pollution control board in this regard। तो pollution control board का अगर कोई भी सेंट्रल pollution control board CPCB, ठीक है, CPCB का कोई भी गाइडलाइन होगा तो उसके साथ कंप्लायंस करना है। कोई भी स्टैंडर्ड होंगे या कोई SOP होगा या कोई गाइडलाइन होगा तो उसके साथ कंप्लायंस करते रहना है। ये रिक्वायरमेंट है जो भी सोलर सेल्स के मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है उसके लिए। बहन इसमें रिसाइकलर के लिए भी एक रिक्वायरमेंट है कि रिसाइकलर ऑफ सोलर वेस्ट जो है वो सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स, solar modules shall be mandated for recovery of material as laid down by the Central Pollution Control Board। तो अगर कुछ रिकवरी करना है, ठीक है, अब यहाँ पे इसमें इन्होंने क्या लिख दिया है, रिसाइकलर ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स पैनल्स एंड सेल्स। इसमें वेस्ट नहीं लिखा है तो मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन अगर वेस्ट रहेगा तभी आप रिकवरी करोगे, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, इन्होंने लिखना चाहिए था वेस्ट, ठीक है, क्योंकि अगर आप इफ इट इज अ प्रोडक्ट तो यू वोंट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट, नो, यू हैव टू रिकवर एनी रिसोर्स वैल्यू फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। तो अगर ये सोलर वेस्ट लिखा रहेगा या सोलर वेस्ट ही बोलना पड़ेगा आप, तो उसमें से अगर आपको रिकवरी करना है, ठीक है, तो ये गाइडलाइन जो भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन होगी कि सोलर वेस्ट से अगर आप कुछ भी वॉट एवर यू वांट टू रिकवर एनी मेटल, ठीक है, या और कोई रिसोर्स वैल्यू है, प्लास्टिक होगा कुछ भी, लेकिन वो गाइडलाइन आपको रिफर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी जैसे अब 2022 के बाद अभी 2-4 रूल आ गए हैं विच आर दी न्यू रूल्स, हाँ, चाहे बायोमेडिकल हो, ई वेस्ट हो, आपके बैटरी वेस्ट वगैरह, तो अब पिछले साल ही आए हैं, इसलिए अभी तक उन लोगों का क्या इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस है इंडिया में, और वो अभी तक पता नहीं यानी अभी दैट डेटा हैजंट कम फ्रॉम दी डिफरेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो अभी समय लगेगा ये चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि न्यू रूल्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि आप देख रहे कि एनुअल रिपोर्ट जो है जैसे पिछले साल, अभी आपको इस साल का रिपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर आप देखोगे एनुअल रिपोर्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, तो अभी आप हम लोग अभी 23-24 में है ना, 2023-24 में, तो आपको 2021-2022 वगैरह तक के ही रिपोर्ट मिलेंगे। तो अभी का जो व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइदर बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल तो चलो 2016 का है, उसका तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ई वेस्ट है, बैटरी वेस्ट है, ये पिछले साल ही आए हुए हैं, तो इसका जो कंट्री में जो स्टेटस है एग्जैक्ट पिछले साल क्या स्टेटस हुआ है इस साल, वो अभी इतने जल्दी नहीं पता चलेगा, शायद 1-2 साल के बाद हमको पता चलेगा कि हाउ दिस इम्प्लीमेंटेशन इज बीइंग कैरिड आउट विथ रिगार्ड टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड सॉरी ई वेस्ट एंड बैटरी वेस्ट। तो इसीलिए वो आप ये वो लोग अलग अलग गाइडलाइन निकालते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिफाइनिंग प्रोसेस में है अभी भी, क्योंकि पिछले साल ही रूल आया है। अब इसमें देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ई वेस्ट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेंटराइजेशन ऑफ ई वेस्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी बहुत सारी एक एक स्टेट ले लो, उसमें हजारों कंपनियां हैं, उन्होंने अपना अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, क्वार्टरली या एनुअल रिपोर्ट की हमारे पास इतना इतना ई वेस्ट है, सारी जानकारी दे दी है उन्होंने कि हमारे साइड पे इतना वेस्ट है, इतना हैंडल कर रहे हैं, इतना रीयूज कर रहे हैं, इतना रिसाइकलर को दिया है, इतना और कहीं दूसरे पर्पस के लिए हमने रखा हुआ है, ये सारी इन्वेंट्री आपने दे दी है। ऐसे हजारों कंपनियां जो है वो दे विल रिपोर्ट देयर स्टेटस ऑफ हैंडलिंग ऑफ ई वेस्ट टू द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसकी भी इन्वेंटरी जो है सारा राज्य में जितने भी ई वेस्ट
का जो भी स्टेटस रहेगा उसका इन्वेंटराइजेशन करेगा ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्योंकि आप लोगों ने तो रिपोर्ट कर दिया, उनके पास तो सारा बहुत सारा डेटा आ गया, फिर वो उसको और अपने कैटेगरी के वाइज उसको सॉर्टिंग करेंगे और उसको उसका इन्वेंटराइजेशन करेंगे, और वो डेटा बाद में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजेंगे, और फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक एनुअल रिपोर्ट निकालेगा ऑन द स्टेटस ऑफ हैंडलिंग ऑफ और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच रूल्स इन इंडिया की क्या स्टेटस है। तो ये जैसे अभी लोअर लेवल से जो जो इंफॉर्मेशन या जो जो डेटा जा रहा है वो ऊपर तक जाता है, और बाद में वो ऊपर से फिर से वापस अगर आप देखोगे कि उनके अवेयरनेस मैनुअल्स रिसर्च ये सब में वही डेटा बाद में काम में आता है, उससे वो डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है। जो भी नेशनल लेवल पे जो रजिस्ट्री है, नेशनल लेवल रजिस्ट्री ऑफ डिफरेंट डेटास, एयर पोल्यूशन का हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का हो, हर तरह के डेटा उनके पास आते हैं, बाद में उससे वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि व्हाट वो लोग पॉलिसी बनाना है या कुछ स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना है, बाद में ट्रेनिंग अवेयरनेस बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तभी होगा जब ये फीडबैक जाएगा उनको अलग अलग कंपनियों से। तो ये हो गया इन्वेंटराइजेशन। सेकेंड है मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस ऑफ द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये जो ईपीआर की हम बात कर रहे थे कि ईपीआर जिस जिस कंपनी को लागू हो रहा है ईपीआर, उसका मॉनिटरिंग और कंप्लायंस का काम एसपीसीबी देखेगा। ठीक है। बाद में कंडक्ट रैंडम इंस्पेक्शन ऑफ रिसाइकलर रिफर्बिशर एंड मॉनिटरिंग रिसाइकलिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये जो एसपीसीबी या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है ये वहां पर ये यूनियन टेरिटरी में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं रहता है, वहां पे पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी रहती है। ठीक है। तो कौन कौन सा यूटी रहा है इंडिया में, एक दो एग्जांपल बताओ। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? सर इन्वेंटरी इट मीन्स ओवरऑल नहीं मैं पूरा इन्वेंटरी नहीं बोल रहा हूँ। प्रस्तावना जिसमें कि सारे इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट आ जाएंगे, जितने भी पॉइंट होंगे उसमें। नहीं मैं यूटी की बात कर रहा हूँ, ये जो यूटी है ना, नॉट इन्वेंटरी, दिस यूटी। व्हाट इज यूटी अभी बता रहा था मैं, यूनियन यूनियन टेरिटरी। यस सर, ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। हाँ, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? सर अभी 8 है सर। अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ हो जाएगा। ऐसे 8 है सर, 8 स्टेट है जो इंडियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग में आता है। हाँ, सर तो मैं सपोज उतना ही दमन पूछना है, चाह रहा था कि दादर आपको है, कोई समझ में दीव आ रहा है। है कि नहीं। तो ऐसे जगह पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी नहीं होगा, लेकिन अभी चंडीगढ़ जो है, अब पता नहीं वो यूटी है क्या चंडीगढ़? यस सर, यूटी है। लेकिन वो तो राजधानी भी है शायद दो, हरियाणा और पंजाब का। नहीं, वो चंडीगढ़ क्या है ना सर, मतलब चंडीगढ़ में कैसा है कि वहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग में ही चल रहा है। हरियाणा में वो सेक्टर चेंज कर दिया है, सेक्टर 18 तक, वो हरियाणा 17 तक कर दिया है। तो वो ऐसा नहीं है सर, वो केंद्र शासित हो गया अच्छा अच्छा, तो वहां पर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी होगा, फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं होगा। है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पोल्यूशन, ये जो एसपीसीबी या पीसीसी जो है ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं। रिसाइकलिंग यूनिट का है या रिफर्बिशर का है, यानी रैंडम विजिट मार सकते हैं, या फिर मॉनिटरिंग रिसाइकलिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने बोला कि हम 50 मेट्रिक टन का उनका कैपेसिटी है प्लांट चलाने का, और पता चल रहा है कि वो हर बार अंडर कैपेसिटी चलाते हैं 25 मेट्रिक टन। तो अगर रैंडम इन्होंने विजिट मारा और उन्होंने देखा कि इनकी कैपेसिटी तो ज्यादा है लेकिन ये हरदम कम अंडर कैपेसिटी में ही चलाते हैं, तो फिर वो उनको नॉन कंप्लायंस या ये वो फाइन वाइन जो भी होगा उनके रूल्स में, वो करेंगे। ठीक है। तो यानी बराबर जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है कि नहीं,
ये भी वो चेक कर सकते हैं। बाद में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स टू एनकरेज एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग, तो ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का भी वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स टू एनकरेज एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग, यानी एनवायरमेंट को हार्म ना हो इस तरह की अगर कोई साउंड टेक्नोलॉजी हो या मेथड्स हो, अगर उनके पास कुछ उस तरह इंफॉर्मेशन है पोल्यूशन कंट्रोल सीपीसीबी के पास, हम लोग नहीं सॉरी हम एसपीसीबी की बात कर रहे हैं और पीसीसी की, तो उनके पास अगर इस तरह की कई टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है, ज्यादातर ये पोल्यूशन एसपीसीबी या सीपीसीबी वगैरह ये लोग यूनिवर्सिटीज या आईआईटी एनआईटी के कॉलेज से उनका साथ में काम करते हैं, दे आर कोलैबोरेटेड विद ईच अदर, और these institutes or these colleges they call it as a टेक्नोलॉजी इंटरफेस, समझ रहे हैं? ये लोग जैसे भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास कुछ काम आया, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि इसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए, क्योंकि वो तो केमिकल वेस्ट है, तो कुछ ना कुछ उसमें R&D करना पड़ेगा और इनके पास समय नहीं है, तो बाद में ये काम वो कोई यूनिवर्सिटी वगैरह को दे देते हैं, ठीक है, उनका जो भी डिपार्टमेंट होगा केमिकल वेमिकल का इसका, या फिर आईआईटी एनआईटी वगैरह, बाद में वो एक दो साल तक काम करते रहते, देन दे कम अप विद द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन फिर आता है सीपीसीबी के पास, फिर वो उसके ऊपर और सोचते हैं एक आध साल तक कि ये सही है कि नहीं सारा डेटा मेथड से, तो अगर इस तरह और बाद में उनको लगा कि इट्स ओके, इट्स नॉट हार्मिंग द एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन हेल्थ वगैरह, तो वो रिकमेंड बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ दिस मेथड और दिस टेक्नोलॉजी, this method or this technology shall be used either for recycling or disposal, मोबाइल लोकल ले छिए, तो इस तरह का वो encourage भी मोबाइल करते छोटो हैं, निकल ले छिए, हां हॉटपॉट ले छिए, नेट any तो other में क्लास function regulated by the ministry central pollution control board under these rules, इसका मतलब है कि ये जो अभी तक हमने जो पढ़ा, ये जो और ये 1 से 4 तक, ये छोड़ के भी मिनिस्ट्री या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी या पीसीसी को और भी दूसरे कुछ काम दे सकते हैं, ठीक है भाई। सीपीसीबी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू ई वेस्ट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ईपीआर पोर्टल एंड मॉनिटरिंग ऑफ ईपीआर कंप्लायंस, तो ये जो ईपीआर का एक पोर्टल है, समझेगा, एक वेबसाइट है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक वेबसाइट है, वो ये चलाते हैं, ठीक है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सीपीसीबी करता है, तो ईपीआर जो भी whichever organization which are has to follow EPR rules, they have to registered on this portal, EPR portal, लेकिन ये पोर्टल को चलाने का काम सीपीसीबी करते हैं, ठीक है, और जो भी कंप्लायंस का भी पार्ट होगा वो यही मॉनिटर करेंगे सीपीसीबी। बाद में सीपीसीबी का और काम है कि वो सेंट्रल पोल्यूशन सॉरी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते रहते हैं, ठीक है, prepare and issue guidelines and SOPs for collection, storage, transportation, segregation, refurbishment, dismantling, recycling, and disposal of e-waste under these rules from time to time, and also issue necessary forms returns for implementation of these rules. तो ये जो सीपीसीबी है ये गाइडलाइन निकालती है और एसओपी भी निकालती है, चाहे कोई भी रूल्स हो, सॉरी कोई भी वेस्ट हो, ठीक है, बाद में ये रैंडम चेक भी मार सकते हैं, रैंडम चेक आपके प्लांट में आ जाएंगे, ठीक है, हालांकि वो इन्फॉर्म करके ही आते हैं, लेकिन वो रैंडम भी आ सकता है, लेकिन ये जो रैंडम चेक है ना, इसके लिए भी इन्फॉर्म ही करना पड़ता है, रैंडम का मतलब ऐसे चोरी से नहीं आ सकते हो कि बिल्कुल आ गए और उनको इन्फॉर्म करना ही ना वो संजीत का कनिया बाद में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस ऑफ डेटा ऑन ई वेस्ट एंड अपलोडिंग ऑन द वेबसाइट ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हम ले रहे हैं वो नेट मरना है तो conducting training programs to develop capacity, who is speaking, ना समझ में
हमकी ख्वाहिश है कि रामापति, अच्छा ट्रेनिंग भी आप देख रहे हो कि नेशनल लेवल स्टेट लेवल वगैरह पे ट्रेनिंग भी देने का काम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। नॉट ओनली यानी जैसे अभी स्टाफ की ट्रेनिंग कराना है, उनके खुद का स्टाफ होगा या फिर एसपीसीबी का स्टाफ होगा या अर्बन लोकल बॉडीज यानी जो ग्राम आप नगर पालिका महानगर पालिका का स्टाफ होगा, जो दोज हु आर इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स, उसमें सभी आ गए या वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं, तो उसमें इन्वॉल्व जितने भी लोग होंगे स्टाफ वगैरह, उनका ट्रेनिंग वगैरह का काम भी कंडक्ट करने का, ट्रेनिंग कंडक्ट करने का काम सीपीसीबी का रहता है। इंटीग्रेट ऑल स्टेक होल्डर्स विद द सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम। स्टेक होल्डर्स, ऑल स्टेक होल्डर का मतलब जैसे भी सेंट्रल सीपीसीबी के स्टेक होल्डर हो गया आपके एसपीसीबी, अर्बन लोकल बॉडीज, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, सब आ गए हो। बाद में मिनिस्ट्री को ये जैसे भी आप देखें कि एसपीसीबी सीपीसीबी को एनुअल रिपोर्ट भेजता है, बाद में सीपीसीबी जो है वो मिनिस्ट्री को एनुअल रिपोर्ट सेंड करता है on the whole status, on the waste management part, also on the environment and other topics also to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. एक रिक्वायरमेंट और भी है, यानी सीपीसीबी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि ये जो हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या सोलर वगैरह जो भी सेल्स वगैरह है, हालांकि उसमें तो कोई हजार्डस सब्सटेंस का यूज नहीं होगा सोलर वगैरह में, लेकिन शायद इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक में अगर हो रहा है तो उसका जो एनफोर्समेंट का काम है, यानी एनफोर्समेंट ऑफ प्रोविजंस रिगार्डिंग रिडक्शन इन द यूज ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। इसमें कुछ गाइडलाइन, कुछ रिक्वायरमेंट है कि जो भी वॉट एवर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, उसमें ये ध्यान रखना है कि हजार्डस सब्सटेंस का यूज कम हो या हो ही ना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि रिडक्शन यूज ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, और इसके लिए एक अलग से रूल भी है इसी एक्ट में। तो ये वो उसका एनफोर्समेंट करना है, ठीक है, कि जो रूल है इसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 में वो रूल ये बोल रहा है कि व्हाट एवर द ई प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, तो उसमें अगर हजार्डस सब्सटेंस का यूज हो रहा है तो उसको कम करना है, रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है। लेकिन अगर ये रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन या इसका एनफोर्समेंट का काम सीपीसीबी करेगा। बाद में इंटरेक्शन विद द आईटी इंडस्ट्री फॉर रिड्यूसिंग हजार्डस सब्सटेंसेस, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री क्यों लिखा होगा यहाँ पर, बाकी भी तो इंडस्ट्री है, ये इसलिए क्योंकि आईटी इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन में है या इंटरेक्शन में, ताकि न्यू प्रोडक्ट भी जो बन रहे होंगे चाहे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल के, तो ये लोग उनको बता सकते हैं कि व्हाट एवर प्रोडक्ट्स यू आर मैन्युफैक्चरिंग ट्राई टू यूज दी नॉन हजार्डस सब्सटेंसेस, ठीक है, या अगर यूज कर रहे हैं तो उसका प्रमाण कम करते जाइए। बाद में सेट एंड रिवाइज टारगेट्स फॉर कंप्लायंस टू द रिडक्शन इन द यूज ऑफ हजार्डस सब्सटेंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे मैंने अभी बताया कि वो हालांकि ये लोग गाइडलाइन है, इस रूल में भी बताया है कि कितना पीपीएम तक हजार्डस सब्सटेंस यूज कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। और बाद में वो जैसे भी कोई कंपनी है वो जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना रही है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, तो उनको ध्यान में रखना है कि कितना हजार्डस सब्सटेंस उन्होंने अभी यूज किया है इसमें, और हो सकता है अगले साल आप उसको कम करो, अगर अगले साल या फिर नेक्स्ट बैच में या
जब भी पॉसिबल है, तो हजार्डस सब्सटेंस का यूज हर बार कम होते जाना है, और धीरे धीरे जो टारगेट है उनको अचीव करना है कि दे में these manufacturer producer can replace that those hazardous substance with the non hazardous one। अब एकाएक तो नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, तो 1 2 3 साल तक उनको टारगेट रखना पड़ेगा हजार्डस सब्सटेंस को रिड्यूस करने का। एंश्योर RoHS कंप्लायंस। RoHS सुना है क्या कभी? RoHS का मतलब है रेस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। RoHS कंप्लायंस ये जो है, ये यूनाइटेड नेशंस के कुछ कन्वेंशन है, या यूरोपियन यूनियन का शायद, तो उसके साथ कंप्लायंस करने का, और उसके सर्टिफिकेशन जो है, इंश्योर सर्टिफिकेशन थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड लैब एंड इट्स मैंडेटरी चेक। तो ये जो RoHS जो है, चाहे वो, क्योंकि क्या हो रहा है कि इंपोर्ट होके भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं दूसरे कंट्री से, तो ये जो RoHS जो कंप्लायंस है, ये शायद यूरोपियन यूनियन या USA का है शायद, तो उसका भी जो कंप्लायंस है, उसका भी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। एनी अदर फंक्शन और मिनिस्ट्री ने इनको और कोई भी काम दिया है CPCB को, तो वो करना है इनको। बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडी, अर्बन और रूरल, इसका मतलब कि ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका, महानगर पालिकाओं को क्या करना है ई वेस्ट के संदर्भ में। So to ensure that e-waste, if found to be mixed with the municipal solid waste, is properly segregated, collected and is channelized to registered recycler or refurbisher। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर शहर का कोई वेस्ट है, जो कि अर्बन सॉलिड वेस्ट और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, अगर उसमें ई वेस्ट मिल रहा है, समझ रहे हैं, मिक्स हो जाता है शहरों में, तो हम देखते हैं कि कैसे भी कोई भी वेस्ट थ्रो कर दे रहे हैं, हम लोग डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, और वो सब म्युनिसिपल अर्बन वेस्ट में ही आ जाता है। तो अगर ऐसा है, तो आप देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नगर पालिका महानगर पालिकाओं की है, तो उनकी इफ दे आर कलेक्टिंग देन दे हैव टू सेग्रीगेट आल्सो, उनको अलग अलग करना है डिफरेंट फ्रैक्शंस में। और इफ दे हैव रिकवर्ड द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और सेपरेट और सॉर्टेड the e-waste from the municipal solid waste, then that e-waste has to be sent to the registered recycler। ये इनकी जिम्मेदारी है। या फिर रिफर्बिशर को, रिफर्बिशर यानी उसको नया करके दे देगा ई-वेस्ट को। To ensure that e-waste pertaining to orphan products is collected and channelized to registered recycler or refurbisher। ई-वेस्ट कंटेनिंग ऑर्फैन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, किसी को पता है? ऑर्फैन प्रोडक्ट नहीं, ऑर्फैन, अभी जैसे ऑर्फैन का मतलब फॉर एग्जांपल कि आप एक कोई डिजाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, आपने कुछ कोई भी वॉट एवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, तो आपके पास उसका पहले डिजाइन होगा, और आप उस डिजाइन के अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उस डिजाइन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से न बने, समझ रहे हैं, तो फिर वो कुछ अलग ही बन जा रहा है, लेकिन आप जो डिजाइन चाह रहे थे उसके हिसाब से, उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बन रहा, तो भी वो डिस्कार्ड में ही आ जाएगा, ठीक है, वो भी वेस्ट या फिर उसको ऑर्फैन प्रोडक्ट्स भी बोलता है। तो यानी ऑर्फैन का मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, कि उसका कोई माँ बाप नहीं है, ऐसे समझो ऑर्फैन प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी अनाथ। हाँ अनाथ, अनाथ, तो वो अनाथ वाले जो प्रोडक्ट है, अगर ऐसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आपको मिलते हैं, तो उसका भी कलेक्शन करना है ये जो लोकल बॉडीज, और ये फिर से उसको रिसाइकलर रिफर्बिशर के पास भेजेंगे। देन टू फैसिलिटेट सेटिंग अप ई वेस्ट कलेक्शन सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल सिस्टम, तो ये बोल रहे हैं कि ई वेस्ट का कलेक्शन सिस्टम वगैरह बनाना है, या उसको सेटअप करने के लिए ये दे विल फैसिलिटेट कौन, लोकल बॉडीज, लेकिन ये हम देख रहे हैं हो नहीं रहा है शहरों में वगैरह,
अभी तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ही मैनेज नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तक पहुंचे नहीं है। दूसरा ये है कि इसके लिए भी फंड लग रहा है, और अभी फिलहाल फोकस अर्बन सॉलिड वेस्ट पे ज्यादा है। नहीं तो आप देखोगे कि अगर विथ रेफरेंस टू हाउ मच ई वेस्ट इज जनरेटिंग, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक फैसिलिटी रहना चाहिए। और कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल, कलेक्शन का तो ठीक है, हर शहर में हर गांव में होना है, लेकिन डिस्पोजल फैसिलिटी कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहना चाहिए। Conducting training sessions to develop capacities of the urban and rural local bodies, तो सब अभी जैसे भी स्टाफ का ट्रेनिंग वगैरह भी करवाने की जिम्मेदारी इनकी है, लोकल बॉडीज। बाद में इसमें एक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू ई वेस्ट। तो ये जो टू इश्यू स्टैंडर्ड्स फॉर रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स, तो जो भी स्टैंडर्ड बनाएंगे फॉर रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट वो बीआईएस बनाएगी, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या एंड आल्सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों साथ में मिलके ये स्टैंडर्ड बनाएंगे फॉर रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट। रिफर्बिश्ड यानी फिर से नया होकर मार्केट में आ रहा है, तो उसका जो वॉट एवर स्पेसिफिकेशन विल बी prepared by BIS and Ministry of Environment, Ministry of Electronics and IT. और गाइडलाइंस भी, ये स्टैंडर्ड बनाया इधर, इधर गाइडलाइन बना रहे हैं, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम, यानी अगर कोई रिफर्बिश्ड का बिजनेस करना चाहता है, तो रिफर्बिश्ड का बिजनेस उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे तो करना ही पड़ेगा, पोर्टल पे, लेकिन ये बीआईएस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके पास भी रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि इनको एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम में उनको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा रिफर्बिशर के लिए। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ रिफर्बिशर के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पोर्ट एंड कस्टम अथॉरिटीज, तो ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन ई वेस्ट के संदर्भ में तो ये उनका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, ठीक है। देन अब शायद एक दो स्लाइड बची है इसमें। रिडक्शन इन द यूज ऑफ hazardous substances in the manufacture of electrical and electronic equipment and their components or consumable parts or spares। जो हम ये बात कर रहे थे कि whatever electrical या electronics या solar जो भी डिवाइसेस, सेल्स वगैरह बन रही है, उसमें hazardous substance को रिड्यूस करना है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ठीक है। जब भी न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो तो try to reduce the amount of hazardous substance in the manufacturing or production of such items। तो इसलिए ये एक रिक्वायरमेंट है, यहाँ लिखा हुआ है एवरी प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड देयर कंपोनेंट्स और कंज्यूमेबल और पार्ट्स और स्पेयर्स listed in schedule 1 shall ensure that new electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares do not contain lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyls, ethers beyond a maximum concentration value of 0.1% by weight, और बाद में इधर है 0.01% by weight in a homogeneous materials for cadmium। तो ये कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ये इतना 0.1% by weight नहीं रहना चाहिए, ये वाला जो क्वांटिटी है शुड नॉट कंटेन लीड, मर्क्यूरी, कैडमियम, ये सब हेवी मेटल्स हैं। ये हेवी मेटल्स का यूज इनके प्रोडक्शन में नहीं होना है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देयर कंपोनेंट्स। Every producer shall provide a detailed information on the constituents of the equipment and their components or consumable
or parts or spares along with the declaration of conformation to the reduction of hazardous substances provisions in the product user documentation. For example, आपको मोबाइल दे रहे हैं, आपने मोबाइल खरीदे, आपके पास एक मैनुअल देंगे, ठीक है, एक छोटा सा मैनुअल रहेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट यूजर डॉक्यूमेंटेशन। तो उसमें आपको एक ये दिखेगा, अगर आपके पास मैनुअल होगा ना तो उसको ओपन करके देखना, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेंस। तो डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेंस का मतलब कि ये कंपनी डिक्लेयर कर रही है, फॉर एग्जांपल कि सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग डिक्लेयर, एक सर्टिफिकेट रहेगा छोटा सा उसमें कि दे आर डिक्लेयरिंग, क्या कॉन्फॉर्मेंस है, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेंस मीन कॉन्फॉर्मिंग विद दिस रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसमें हजार्डस सब्सटेंस हमने नहीं यूज किया है, या फिर किया है तो क्या परसेंटेज यूज किया है, जो कि अभी रिक्वायरमेंट हमने देखे 0.1% बाय वेट और 0.01% बाय वेट, उससे कम है। तो वॉट एवर द क्वांटिटी दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट यूजर डॉक्यूमेंट। तो ये एक तो उनको सारी इंफॉर्मेशन देनी है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इक्विपमेंट एंड देयर कंपोनेंट्स, यानी जो वो मोबाइल बनाने में या कंप्यूटर बनाने में या पीसी बनाने में जो भी कंपो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जिससे वो बना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उनको देना है प्रोडक्ट यूजर डॉक्यूमेंटेशन में। और दूसरा कि वॉट एवर हजार्डस सब्सटेंसेस दे हैव यूज्ड, उसकी भी इंफॉर्मेशन उसमें देना है। तो वो जो है कि उन्होंने रिड्यूस किया है, while manufacturing they have reduced the amount of hazardous substances, तो उसका उन्होंने ये चीज किया है, इसका डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेंस में देंगे, और ये डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेंस भी इसमें ही रहेगा प्रोडक्ट यूजर डॉक्यूमेंटेशन। ये रिक्वायरमेंट है, दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। अगर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह खरीद रहे हैं और अगर उसके मैनुअल में ये चीज नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट कंप्लाइड विद दिस सब रूल 5। मैन्युफैक्चरर and supply of electrical electronic equipment used for defense and other similar strategic applications shall be excluded from the provision। ये जो हमने अभी ये पढ़ रहे थे ना, ये वाला रिडक्शन इन द यूज ऑफ, ये डिफेंस को लागू नहीं होता, यानी जो मिलिट्री आर्मी एयरफोर्स नेवी वगैरह में जो भी ई वेस्ट होगा ना उसको ये लागू नहीं होगा, जो अभी हमने पढ़ा है दिस वन, ये यूज ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस will not be applicable to defense installations। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर डिफेंस एंड सिमिलर स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस, तो उसमें सब आ गया सिमिलर में। Manufacturer shall use technology or methods to make the end product recyclable। तो ये जो क्या टेक्नोलॉजी यूज करना है, क्या मेथड यूज करना है रिसाइकलिंग के लिए, ये मैन्युफैक्चरर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। Manufacturer shall ensure that the component or part made by different manufacturer are compatible with each other so as to reduce the quantity of e-waste। ये भी काफी इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट है, यानी ये बोल रहा है कि जो भी इक्विपमेंट बन रहे हैं या स्पेयर पार्ट बन रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल वगैरह के, वो स्टैंडर्ड साइज के ही रहना चाहिए। यानी अगर ये मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका साइज और कोई दूसरा अदर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर वो भी अगर सेम प्रोडक्ट बना रहा है तो उनका स्टैंडर्ड साइज सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग रहेगा और अलग अलग एप्लीकेशन में वो अगर यूज हो रहा है तो आप देखोगे कि ई वेस्ट ज्यादा जनरेट होगा फिर। तो स्टैंडर्ड साइज ही बनाना है, कहने का मतलब एक स्टैंडर्ड साइज हो वो सभी मैन्युफैक्चरर बनाए, ये रिक्वायरमेंट है। बाद में सीपी से भी रैंडम सैम्पलिंग वगैरह कर सकते हैं, अभी मैं एक एक रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। इफ द प्रोडक्ट डज नॉट कंप्लाई विद द, अच्छा, if the product does not comply with the reduction of hazardous substances provision, जो
जो कि रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में हजार्डस सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसे वो कंप्लायंस नहीं हो रहा है, यानी ये हजार्डस सब्सटेंस पाया जा रहा है, तो उस केस में लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर जो है ही शैल टेक करेक्टिव मेजर्स टू ब्रिंग द प्रोडक्ट इनटू कंप्लायंस। एक तो वो कंप्लायंस करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब कि हजार्डस सब्सटेंस का यूज या रिडक्शन करने की कोशिश करेगा, और नहीं लेकिन वो चीज मार्केट में आ चुकी है जिसमें कि हजार्डस सब्सटेंस थे, तो वो प्रोडक्ट को वापस लेना पड़ेगा, रिकॉल। ठीक है, विथड्रॉ और रिकॉल द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट विद इन अ रीजनेबल पीरियड। तो ये समय उनको दिया जाएगा, शायद 6 महीना, 3 महीने, 8 महीने, लेकिन ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि कितने दिनों में वापस वो प्रोडक्ट को लेना में कि हजार्डस पाए गए हैं उनको ड्यूरिंग रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ हम लोग ई वेस्ट पर हम खत्म हो रहा है अभी हमारा। हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे, मेरे को लग रहा है थोड़ा चला गया इसमें और ये लंबा खींच गया। हम लोग शायद 2-3 लेक्चर ही करने वाले थे, लेकिन चलो अच्छा हो गया। ये न्यू रूल्स थे और ये एक तरह से रिकैप हो गया। और आप लोगों को ई वेस्ट पे कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो अभी कल से हम लोग बैटरी पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, बैटरी वेस्ट, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है, तो आज मुश्किल है ये बैटरी वेस्ट का। ई वेस्ट के ऊपर कुछ पूछना है? चलो ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं। और फ्रॉम नहीं, कल तो छुट्टी है, सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स we will learn this battery waste management. Okay, so I am Okay, stopping sir. Good here, night. and good night all, see you on Monday. Okay, sir. Good night, sir. All of you, happy weekend.